हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। ठीक है, डायबिटीज़ क्या होता है और मेलाइटस का मीन्स क्या होता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जैसे दे रखा है, डायबिटीज़ मीन्स एनी डिसऑर्डर विच कॉज पॉलीयूरिया। यानी डायबिटीज़ का मीन्स होता है कोई ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया का मीन्स होता है यूरिन आउटपुट का अधिक मात्रा में निकलना, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन आउटपुट होना पॉलीयूरिया कहलाता है। अगर हम बेसिकली कहें कि भाई कितना पर डे कितना यूरिन आउटपुट होता है, तो बेसिकली डेली जो है 3 लीटर तक यूरिन आउटपुट हो सकता है। अगर 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ओके, और मेलाइटस का मीन्स होता है हनी। क्या होता है? हनी। यानी कि पॉलीयूरिया का बेसिकली मीन्स हो गया पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन आउटपुट का अधिक होना, और हनी यानी कि हनी का, यानी कि यूरिन के अंदर अगर हनी प्रेजेंट है यानी ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ का मीन्स हुआ पॉलीयूरिया, यूरिन आउटपुट का 3000 ml से ज़्यादा सीक्रेट होना, और मेलाइटस का मीन्स हुआ हनी। ओके, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। इट इज़ द कंडीशन इन विच कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाता है। किसकी वजह से? इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के इनसफिशिएंट सिक्रेशन की वजह से जो है इसका क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसे ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। इसको अपन कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब इसके लक्षण अगर हम देखें, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या लक्षण हैं जो है देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली उसको पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये जो 3 लक्षण है ये क्लासिकल सिम्टम है, ये तो देखने को मिलते ही हैं। पॉलीयूरिया का मीन्स मैंने आपको बताया कि यूरिन आउटपुट का 3000 ml से ज़्यादा सीक्रेट होना। बेसिकली कितना हो सकता है? 4 लीटर से 12 लीटर तक यह जो सीक्रेट हो सकता है। पॉलीफेजिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना, और पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना। देखिए जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो ऐसे काम करेगा कि भाई यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए पानी भी ज़्यादा पीना पड़ेगा। बॉडी की डिमांड बढ़ेगी ना, इसलिए थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी। तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से क्या है, पॉलीडिप्सिया कंडीशन होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ये दोनों जो कंडीशन है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। और बहुत ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की डिमांड है। सेल को चाहिए ग्लूकोज, है ना, सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज। और ब्लड के अंदर जो हम खा रहे हैं उससे ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन वो ब्लड में है, सेल को नहीं मिल पा रहा, वो मिलना चाहिए सेल को। तो बेसिकली जब तक सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा बॉडी में डिमांड रहेगी ग्लूकोज की, और इसलिए हमें क्या भूख लगती है बहुत ज़्यादा, पॉलीफेजिया कंडीशन अगर होती है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय थॉमस विलिस। डायबिटीज़ मेलाइटस को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? थॉमस विलिस ने डिस्क्राइब किया था। हु डिस्कवर स्वीटनेस ऑफ यूरिन फ्रॉम डायबिटिक इन 1675। 1675 में उसने यूरिन के अंदर स्वीटनेस को डिस्कवर किया। किसने? थॉमस विलिस ने। तो इनको ही हम पहला जो है डिस्कवर मानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस की एक तरीके से खोज जो है थॉमस विलिस नामक व्यक्ति ने ही की थी। ओके, नेक्स्ट इज डायबिटीज़ इज ए कंडीशन दैट हैपन्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल टू हाई। यानी डायबिटीज़ क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब बात समझने वाली ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो इंसुलिन है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। देखिए एक पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है आपका इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। ठीक है, जब ज़रूरत होती है, देखिए पहले तो ये समझते हैं इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है। बीटा सेल जो है पैनक्रियाज की, जो बीटा सेल हैं वो रिलीज़ करती हैं, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज़ करती हैं, और अल्फा सेल जो है वो रिलीज़ करती हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है,
ग्लूकोज को ब्लड से उठा करके डाल देता है सेल के अंदर। क्या करता है? ब्लड से उठा करके ये सेल के अंदर डाल देता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, अपन ने जो खाना खाया वो यहाँ पे ग्लूकोज बना वो ब्लड के अंदर है। तो यहाँ इंसुलिन जो है वो अपना काम करेगा और इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ से ब्लड से ग्लूकोज को निकाल करके सेल में ट्रांसफ़र करेगा। और सेल को क्या चाहिए? वर्क करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो ये काम करता है इंसुलिन, ठीक है। अब इसके अपोजिट काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? जब कभी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है, क्या है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको निकाल के वो डाल देता है ब्लड के अंदर। कौन? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है। अब यहाँ पे डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ले यहाँ से सेल में ट्रांसफ़र करने का काम है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन जो है एक तो पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी। दूसरा, बीटा सेल है वो डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, टूट गई हैं, उनमें क्षय हो गया, उनमें नुकसान हो गया है किसी बीमारी के कारण, किसी वायरस के कारण, जैसे कि कॉक्साकी वायरस या स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण। तो जो है बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं करेंगी, तब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर ये जो सेल है, मतलब कि ग्लूकोज को यहाँ से लेकर के ग्लूकोज जाएगा, इंसुलिन लेके जा रहा है। सपोज करो इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जब वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर सेल के पास जाएगा तो सेल के पास जो रिसेप्टार हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं, या फिर वो किसी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण इसको ले ही नहीं रहे, ग्लूकोज को सेल के अंदर आने नहीं दे रहे। सेल के अंदर जो रिसेप्टार हैं ग्लूकोज को वो बाइंड ही नहीं कर रहे, तब भी सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी, है ना। ये सारी कंडीशन की वजह से क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। बस यही कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है। ओके, जैसा कि यहाँ बताया गया कि इंसुलिन हेल्प टू ऐड एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन क्या करता है? हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल में एंटर करने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल। हाँ, ये है नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, नॉर्मल होता है 70 to 110 mg/dl। ओके, और पोस्ट प्रेंडियल की बात करें तो 80 to 150 mg/dl, यानी कि एक तरीके से रैंडम ब्लड शुगर है ये। खाना खाने के बाद में जो है ब्लड शुगर लिया जाता है तो उसको अपन देखते हैं 80 से 150 mg/dl। और अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो 70 से 110 mg/dl अपन को दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट डेवलप व्हेन योर पैनक्रियाज डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में बात हो रही है। इट डेवलप व्हेन pancreas does not make enough insulin or when your body is not responding to the effect of insulin properly। यानी कि डायबिटीज़ कब होता है? डायबिटीज़ तब होता है जब पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन, जो बॉडी है वो इंसुलिन के प्रति रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। जैसा कि मैंने बताया कि सेल के अंदर जो रिसेप्टार हैं वो ग्लूकोज को ले ही नहीं रहे, है ना। उस कंडीशन जैसा कि मैंने बताया इंसुलिन जो है वो अफेक्ट करती है किस तरीके से बॉडी को, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायबिटीज़ अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। यानी डायबिटीज़ जो है वो सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट करती है। मोस्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ आर क्रोनिक, लाइफ लॉन्ग एंड ऑल फॉर्म्स आर मैनेजेबल विथ मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। यानी डायबिटीज़ की जितनी फॉर्म हैं वो क्रोनिक होती हैं, लाइफ लॉन्ग आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इनको क्या है, मैनेज भी किया जा सकता है। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसका क्या ट्रीटमेंट पूरी तरीके से संभव नहीं है। केवल हम इंसुलिन थेरेपी देके पेशेंट की कंडीशन को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारा जो है थेरेपी दे करके उसको मेन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसका जो लेवल है ग्लूकोज का लेवल उसको मेंटेन करना होता है। ये हमारा जो है मेन इसमें थेरेपी का काम होता है। तो ये आगे देखते हैं। ग्लूकोज मेनली कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन योर फूड एंड ड्रिंक्स।
यानी कि भोजन के अंदर से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और वही जो है हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, उससे हमें ग्लूकोज बनता है। इट इज़ योर बॉडीज गो टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज जो है वही आपके क्या है, एनर्जी का सोर्स है। क्या है, एनर्जी का सोर्स है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सबको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है। इफ़ योर पैनक्रियाज इज़ नॉट मेकिंग एनफ इंसुलिन, अगर आपका जो पैनक्रियाज है पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा है, और योर बॉडी इज़ नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रही है, तब ग्लूकोज बिल्ड अप इन योर ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, कॉजिंग हाई ब्लड शुगर। और ये क्या होता है, ब्लड के अंदर लेवल बढ़ जाता है ग्लूकोज का, जिसको अपन हाई ब्लड शुगर कहते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। जब बॉडी के अंदर यानी एक्चुअली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हम उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ओवर टाइम। नेक्स्ट इज ओवर टाइम हैविंग कंस्टेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज, नर्व डैमेज एंड आई इश्यूज़। यानी अगर लंबे टाइम तक कॉन्स्टेंटली यानी लगातार ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं, और वो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़, नर्व डैमेज एंड आई प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। किसके टाइप कितने होते हैं, बात करते हैं टाइप्स के, डायबिटीज़ के टाइप्स की। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ डायबिटीज़। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इट अकर ड्यू टू डेफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो टाइप 1 है उसको हम कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। इसके कारण क्या हैं कि कम मात्रा में वो क्यों हो रहा है, क्या क्या इसके कारण हैं वो देखते हैं। तो इसके मेनली कारण हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज बाय इन्फेक्शंस सच एज कॉक्साकी वायरस। क्यों हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज का डिस्ट्रक्शन हो गया है, यानी पैनक्रियाज या पैनक्रियाज की सेल के अंदर क्या डैमेज हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। किसके कारण, बाय इन्फेक्शन के कारण। कौन सा इन्फेक्शन, जैसे कॉक्साकी वायरस इन्फेक्शन, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कॉक्साकी वायरस इन्फेक्शन के कारण या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण जो है ये क्या करते हैं, पैनक्रियाज की जो सेल हैं वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। इस कारण से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो रहा है या हो नहीं रहा। ओके, सेकंड पॉइंट इज ऑटो एंटीबॉडीज में डिस्ट्रॉयड बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडी ऐसी बनती हैं जो क्या करती हैं, पैनक्रियाज की बीटा सेल को नष्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। देखिए, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल हैं, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल है उसी से ही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर पैनक्रियाज की बीटा सेल को नष्ट कर दे या तो कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर ऑटो एंटीबॉडीज यानी हमारी बॉडी की खुद की एंटीबॉडीज अगर बीटा सेल को नष्ट कर दे तो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, है ना। तो अगर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल में ट्रांसफ़र करने का काम है इंसुलिन का।
किसका काम है? इंसुलिन का। अगर इंसुलिन का लेवल ही नहीं है तो ग्लूकोज को टिश्यू में ट्रांसफ़र या सेल के अंदर ट्रांसफ़र कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटरी आल्सो बिलीव्ड टू प्ले रोल। हेरिडिटरी यानी कि ये आप जो है फैमिली में अगर किसी को, पेरेंट्स को या दादा दादी को किसी को हुई हो तो हो सकता है कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। ओके, ये बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़, यहाँ पे नोट दिया हुआ है IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है वो मेनली 20 ईयर ऑफ एज के पीपलों में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। और जब ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या हम कहें कि जब डायबिटीज़ छोटे बच्चों में या इन्फेंट में डेवलप होती है तो उस डायबिटीज़ को हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, क्या कहेंगे मुझे? जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। जब इन्फेंट को और छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन इट डेवलप, नेक्स्ट इज़ जुवेनाइल हो गया है हमने बताया आपको, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो मेनली 20 साल की कम उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है। और इसका जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका होने का कारण है कि जो पैनक्रियाज की जो सेल हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। डिस्ट्रक्ट होने का कारण है कोक्साकी वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कोक्साकी वायरस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो पैनक्रियाज की सेल को नष्ट करता है, जिसकी वजह से जो है कमी होती है, किसकी? इंसुलिन की कमी होती है ना। और दूसरा मैंने कारण बताया था कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस यानी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के होने का कारण है ऑटो एंटीबॉडीज़, जो क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं पैनक्रियाज की बीटा सेल को। क्या करती हैं? पैनक्रियाज की बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। कौन? ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़। तो इस कारण से इंसुलिन का सिक्रेशन होता ही नहीं है। यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके होने का कारण है कि भाई इंसुलिन का सिक्रेशन हो ही नहीं रहा, और जिसके मैंने कारण बताए हैं, इन्फेक्शन है, ऑटो एंटीबॉडीज़ है, हेरिडिटरी है, ये सारे इसके कारण हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि ऐसा डायबिटीज़ जो डिपेंड नहीं करता इंसुलिन के सिक्रेशन के ऊपर, इंसुलिन के सिक्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसे कहेंगे हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो चलिए इसके एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। नंबर पॉइंट 1 है विद दिस टाइप योर बॉडी डज नॉट मेक एनफ इंसुलिन। कारण हो सकता है कि इंसुलिन अगर बॉडी ना बना रही हो तो। इन नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल डिक्रीज। क्या? इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो क्या हो गए? डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं। और इंसुलिन रिसेप्टर गिव नो रेस्पॉन्स टू इंसुलिन। सपोज करो ये यहाँ पर सेल है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, तो हो सकता है कि ये कम हो। अब इंसुलिन आ रहा है यहाँ पे इससे जुड़ने के लिए, छोटे ये मान के चलो ये इंसुलिन है, ये क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब ये इसको इंसुलिन के लिए आ रहा है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर है, इंसुलिन इससे बाइंड करके यहाँ पे ग्लूकोज को अटैच करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर ही नहीं है सेल पर। जब रिसेप्टर ही नहीं होंगे, इंसुलिन रिसेप्टर ही नहीं होंगे, तो इंसुलिन इसके साथ कैसे बाइंड करेगा, ग्लूकोज को यहाँ पे कैसे इसमें अंदर डालेगा। तो ग्लूकोज को इसमें अंदर डालने के लिए रिसेप्टर तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, समझे।
ओके, तो जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं वो जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन जो रिसेप्टर हैं, इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल डिक्रीज, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इंसुलिन जो है सेल के साथ काम नहीं कर पाता अच्छे से। जैसे कि मैंने बताया कि ये सेल है, यहाँ पे रिसेप्टर हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो ये जो है इंसुलिन है, इंसुलिन बाइंड उसके साथ में ग्लूकोज को साथ में लेके आ रहा है और ये यहाँ आकर के बाइंड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फ्री हो जाए इसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा ग्लूकोज को। तो ये जो रिसेप्टर हैं इसके ऊपर ये अगर कम है तो इंसुलिन जो है पर्याप्त मात्रा में बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब इंसुलिन बाइंड नहीं हो पाएगा रिसेप्टर से तो वो जो है ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। एक तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा पॉइंट था हमारा नो रिसेप्टर सो इंसुलिन बिकम इनइफेक्टिव एंड अनएबल टू वर्क, डिक्रीज है या फिर इंसुलिन गिव नो रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर या तो कम है या फिर इंसुलिन रिसेप्टर जो हैं वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। समझ रहे हैं बात को, यानी कि जो रिसेप्टर हैं उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए था, इंसुलिन को अटैच करना चाहिए था, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अटैच नहीं हो पा रहे। इसलिए क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो इनफेक्टिव हो जाता है, इंसुलिन क्या हो जाता है, इनफेक्टिव हो जाता है और अनेबल टू वर्क, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। एक ये कारण हो गया। नेक्स्ट इज दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ 90%, यानी कि जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो कि देखने को मिलता है 90%, ऑल डायबिटीज़ का 90% केवल और केवल डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ही देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का दूसरा नाम नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस है, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट मेनली अफेक्ट एडल्ट बट चिल्ड्रन कैन हैव इट एज वेल, यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो मेनली एडल्ट्स को अफेक्ट करता है या बुज़ुर्ग लोगों को अफेक्ट करता है, बट ये बच्चों को भी अफेक्ट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ के बारे में। किसके बारे में? रिस्क फैक्टर और कॉजेज़ के बारे में। तो रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज़ हैं यहाँ पे इसके। नंबर 1 है ओबेसिटी। मेजर रिस्क फैक्टर 80 to 90% पेशेंट आर ओवरवेट एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, यानी कि जो सबसे बड़ा जो मेजर रिस्क है जो 80 से 90% पेशेंट में देखने को मिला है वो है ओवरवेट, यानी कि मोटापा। मोटापा क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेकंड वन इज़ ओल्ड एज आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, यानी कि ज़्यादातर जो है डायबिटीज़ मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस 40 ईयर के बाद में ही देखने को मिलती है, यानी ओल्ड एज इसका एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेरिडिटी एंड स्ट्रेस, यानी कि या तो फैमिली में कभी पहले किसी को हुआ हो डायबिटीज़ मेलाइटस तो बच्चों में होने के चांस रहते हैं, बच्चे में मतलब आने वाली पीढ़ी में, या फिर स्ट्रेस भी इसका एक कारण है। नोट है, नोट डाला हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नॉट अकर इन टाइप 2 डायबिटीज बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। देखिए क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्या होता है जब हमारी बॉडी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है जब हमारी बॉडी में जो है ब्लड है, ये ब्लड है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है ग्लूकोज है, जिसको जाना चाहिए सेल के अंदर ताकि वो अपना काम कर सके और एनर्जी मिले सेल को या मसल को। लेकिन होता क्या है कि इंसुलिन तो है नहीं, इंसुलिन की एब्सेंस में ये जो यहाँ आना चाहिए था ग्लूकोज वो नहीं मिल पाता, तो फिर अब सेल को, मसल को, बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। तो बॉडी क्या करती है कि जो फैट स्टोर है, फैट को जो है तोड़ के और ये क्या है ग्लूकोज प्राप्त करता है। तो जब फैट टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, साथ में कीटोन बॉडीज़ भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटोन बॉडीज़।
तो ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, यानी कि जब फैट्स को तोड़ के बॉडी ग्लूकोज बनाती है एनर्जी के लिए, तो कीटोन बॉडीज रिलीज होते हैं और इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, तो ये क्या होता है कि देखिए टाइप टू जो डायबिटीज मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसमें क्या है, इंसुलिन की दिक्कत नहीं है, इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में है। दिक्कत कहाँ है कि सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इंसुलिन तो है, अब जब बॉडी के अंदर इंसुलिन है तो वो अपना काम कर रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, तो इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए अगर हम टाइप की बात करें कि डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप का होता है, तो मेनली हम 3 टाइप का पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा है टाइप 2 जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। और तीसरे टाइप का होता है जिसको अपन बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। मेनली हम 3 टाइप पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। दोबारा से रिपीट करता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे हम नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। और तीसरा है गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देता है। जब कभी प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में भी डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। ओके, इसके अलावा और भी डायबिटीज़ होते हैं जिनको हम इसमें देखेंगे, जैसे कि हमारा ये अगला है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ कंडीशन क्या होती है, दिस टाइप इज़ द स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज़, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ से पहले की अवस्था प्री डायबिटीज़ होती है। योर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाइयर देन नॉर्मल बट नॉट हाई एनफ टू बी ऑफिशियली डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है टाइप 2 से ठीक पहले हाइयर होता है, बट नॉट एनफ टू ऑफिशियली डायग्नोज, लेकिन इतना भी हायर नहीं कि मतलब उसको ऑफिशियली डायग्नोज किया जा सके। कहने का मतलब हाई होता है फिर लो हो जाता है, फिर हाई हो जाता है फिर वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर हाई हो जाता है फिर नॉर्मल हो जाता है। ये कंडीशन होती है प्री डायबिटीज़ की, ठीक है। लेकिन प्री डायबिटिक कंडीशन लेटर स्टेज में बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ को इंडिकेट करती है, यानी कि बाद में उसको क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। गैस्टेशनल में क्या होता है, दिस टाइप डेवलप इन सम पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, यानी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलप होता है उसे गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। गैस्टेशनल डायबिटीज़ यूजुअली गोज़ अवे आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में टाइप 2 में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब है अगर किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होता है तो वो बाद में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में कन्वर्ट होगा। However, if you have gestational diabetes, you are at risk to developing type 2 diabetes later of the life. Okay? अब नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या है। नेक्स्ट इज अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़। इसके अदर टाइप ऑफ क्या है, 3C डायबिटीज़, इसको हम देख लेते हैं एक बार। दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ हैपन व्हेन योर पैनक्रियाज एक्सपीरियंस डैमेज अदर देन ऑटोइम्यून डैमेज which affect its ability to produce insulin। मतलब ये कहता है कि ऑटो इम्यून डैमेज के मुकाबले, यानी कि एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है उन्होंने पैनक्रियाज को इतना डैमेज नहीं किया है जितना कि पैनक्रियाज किसी और वजह से डैमेज हो गया है। और वो वजह है आपकी कौन सी, वो वजह है आपकी पैनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक कैंसर यानी कि पैनक्रियाज का कैंसर,
और सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि सिस्ट बन गया है, फाइब्रोसिस हो गया है, वो कंडीशन। हीमोक्रोमेटोसिस कैन ऑल लीड टू पैनक्रियाज डैमेज that cause diabetes. Having your pancreas removed, pancreatectomy also result in type 3. ओके, तो इसको हम तीसरे टाइप का कहते। देखिए यहाँ है हीमोक्रोमेटोसाइटोसिस। हीमोक्रोमेटोसाइटोसिस का मीन्स होता है एक्सेस डिपोजिशन ऑफ आयरन, यानी आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में आयरन का डिपोजिशन होना क्या कहलाता है? हीमोक्रोमेटोसिस, यानी एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ आयरन। आयरन जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिपोजिट हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। और हीमोक्रोमेटोसिस क्या करता है? ये बॉडी के अंदर डिसफंक्शन करता है, आपके जो ऑर्गन हैं उनको डैमेज करता है, जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, थायराइड, जॉइंट्स, स्किन, गोनाड्स एंड पिट्यूटरी। ये ऑर्गन है, इनको क्या करता है? ये डैमेज करता है। इसको बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। ओके, आगे नीचे दिया हुआ है इसमें, देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या है, थिक म्यूकस सिक्रेशन होता है। किन में? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, मेनली पैनक्रियाज में। ये क्या करता है? थिक म्यूकस सिक्रेशन, जो कि छोटी जो पासेज होते हैं, छोटे जो एयर पासेज होते हैं, छोटे रास्ते जो होते हैं, उनको क्या थिक म्यूकस सिक्रेशन ब्लॉक कर देती है। तो ये क्या मेनली पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। ठीक है, तो ये क्या है? एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, वंशानुगत डिजीज़ है, जन्म से होती है। और ये मेनली जो है थिक म्यूकस का सिक्रेशन करता है, जो स्मॉल जो पासेज होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और उस जो पार्ट है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह रुक जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें वो ख़राब हो जाएगा। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसमें थिक म्यूकस का सिक्रेशन होता है, मेनली पैनक्रियाज को अफेक्ट करती है। ओके, ये था हमारा एक पॉइंट। यहाँ भी है पैनक्रिएटेक्टोमी, यानी पैनक्रियाज के किसी पार्ट को रिमूव कर देना। ये सारे कारण बताते हैं ये, यानी कि डिजीज कंडीशन है, ये बताती है कि पैनक्रियाज के अंदर ये प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से पैनक्रियाज का पर्टिकुलर पार्ट काम नहीं करेगा और इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होगा, और उसी की वजह से क्या होगा? डायबिटीज़ मेलिटस होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन सा टाइप है। इसका एक टाइप है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं लाड़ा। ओके, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़, लाड़ा आल्सो रिजल्ट फ्रॉम एन ऑटो इम्यून रिएक्शन। लाड़ा क्या है? टाइप 1 की तरह ही ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, बट इट डेवलप मच मोर स्लोली दैन टाइप 1। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ के मुकाबले बहुत ही स्लोली डेवलप होता है। पीपल डायग्नोज विद लाड़ा आर यूजुअली ओवर द एज ऑफ 30। लाड़ा के अंदर जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं वो पेशेंट क्या है? 30 साल से ऊपर के ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगला टाइप है हमारा मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOD by MODY। MOD by MODY also called monogenic diabetes happens to an inherited genetic mutation that affect how your body make and use insulin। यानी ये क्या है? मोनोजेनिक डायबिटीज़ है, जो क्यों होती है? इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन। इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जो जेनेटिक चेंजेज है इसमें देखने को मिलते हैं, ये वंशानुगत होती है या जन्मजात होती है। दैट अफेक्ट हाउ यूर बॉडी मेक एंड यूज इंसुलिन, जो किस चीज़ को अफेक्ट करती है कि आपकी बॉडी कितना इंसुलिन बनाएगी और उसको किस तरीके से यूज़ करेगी। यानी कि ये इंसुलिन प्रोडक्शन एंड यूज़ दोनों में अल्ट्रेशन पैदा करता है। ओके, देयर आर करंटली ओवर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ MODY, यानी MODY के भी 10 डिफरेंट टाइप जो हैं वो हैं।
इट अफेक्ट अप टू 5% ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ एंड कॉमनली रन इन फैमिलीज। यानी ये काफ़ी 5% लोगों को अफेक्ट करता है मूडी। इसके भी 10 टाइप है, लेकिन हम यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा फोकस मेनली टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रेशन इन पर ही रहेगा। ओके, ये सब टाइप है। आगे बढ़ते हैं। न्यूनेटल डायबिटीज़। न्यूनेटल डायबिटीज़ क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। देयर इज़ ए रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़। ये बहुत ही दुर्लभ डायबिटीज़ की अवस्था होती है। दैट अकर्स विद इन दी फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। जो कि बच्चे के जो शुरुआती 6 वीक होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ मोनोजेनिक डायबिटीज़। ये किस तरीके का डायबिटीज़ में आता है? ये मोनोजेनिक डायबिटीज़। अबाउट 50% ऑफ डायबिटीज़ विद न्यूनेटल डायबिटीज़ हैव द लाइफ लॉन्ग फॉर्म कॉल्ड परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ mellitus. Okay. For the other half, the condition disappear within a few months from onset, but it can overback later in life. This is called transient neonatal diabetes mellitus. क्या ये जो है क्या होता है कि देखो 50% डायबिटीज़ तो बच्चों को बचपन से होती है और लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन जो अदर जो टाइप की जो डायबिटीज़ है वो एक बार डिसअपियर हो जाती है, लेकिन बाद में वो अराइज होती हैं। और जो बाद में अराइज होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ mellitus। ट्रांसिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ mellitus। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटल डायबिटीज़। ब्रिटल डायबिटीज़ क्या होता है? ब्रिटल डायबिटीज़ इज़ ए फॉर्म ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। ब्रिटल डायबिटीज़ क्या? टाइप 1 डायबिटीज़ की एक फॉर्म होती है। दैट इज़ मार्क बाई फ्रिक्वेंट एंड सीवियर एपिसोड ऑफ हाई एंड लो ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करता है? कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। दिस इंस्टेबिलिटी ऑफ्टन लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। इन रेयर केसेज ए पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट में बी नेसेसरी टू परमानेंटली ट्रीट ब्रिटल डायबिटीज़। ब्रिटल डायबिटीज़ में क्या होता है कि पैनक्रियाज का परमानेंट ट्रांसप्लांट किया जाता है, तभी इसका इलाज संभव हो पाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर एंड एटियोलॉजी, यानी कि कारण और रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेरिडिटी। जैसा कि मैंने बताया, घर में फैमिली में किसी को रही हो तो उनकी आने वाली पीढ़ी को भी ये हो सकती है। ओबेसिटी, मोटापा इसका कारण है। ओल्ड एज में क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज फंक्शन बिकम स्लो। पैनक्रियाज के फंक्शन जो है स्लो हो जाते हैं, इसलिए ओल्ड एज में देखने को मिलती है। मतलब ओल्ड एज में पैनक्रियाज सही से काम नहीं करता, इस कारण से उसमें क्या देखने को मिलती है? ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है डायबिटीज़ की। उसके बाद में है अदर सिस्टमिक डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज़, एमआई स्ट्रोक। यानी कि एमआई स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़, इनके कारण भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट अपना काम सही से नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो पैनक्रियाज को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी। पैनक्रियाज को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेल डैमेज होंगी तो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल हैं वो भी डैमेज होंगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसकी वजह से भी जो है डायबिटीज़ कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेनल डिजीज़। रेनल डिजीज़ के कारण भी जो है पैनक्रियाज की सेल अफेक्ट होती हैं। और नेक्स्ट है कोक्साकी वायरस और स्ट्रेप्टोकोक्की बैक्टीरिया, जो कि मेन कारण है पैनक्रियाटिक सेल को डैमेज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। तो क्लासिकल सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ mellitus इन अर्ली एज। देखिए मेनली इसके क्लासिकल सिम्टम होते हैं 3, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, जो कि अर्ली एज यानी शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब मैंने आपको बताया कि मोर देन 3 लीटर यूरिन आउटपुट हो रहा है पर डे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीयूरिया। अब चूँकि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, यूरिन आउटपुट बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, तो उसकी वजह से
तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर थ्रस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है वो थ्रस्ट की मैकेनिज़्म को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा हुआ तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की डिमांड बढ़ेगी। बॉडी के अंदर से फ्लूइड तो निकल गया, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की डिमांड को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट मैकेनिज़्म काम करेगा। इसलिए क्या है, व्यक्ति को प्यास लगेगी। अब चूँकि उसको प्यास लगेगी तो फिर उसको क्या है, ये सिम्टम जो है देखने को मिलता है। कौन सा, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगना। और नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना। बॉडी के अंदर सेल को जो है ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा तो ब्लड में बढ़ी हुई है और बॉडी सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना काम कर सके। अब बॉडी को चाहिए कि भाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, पॉलीफेजिया भूख लगने की कंडीशन को बढ़ा देगा ताकि व्यक्ति को मिले ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में। ओके, लेटर सिम्टम्स, बाद में देखे जाने वाले सिम्टम कौन कौन से हैं, ब्लरी विजन, कम दिखाई देना। ओके, ब्लरी विजन, कम दिखाई देना। अगला है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, वजन का कम होना, जैसे कि बताया अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो वेट लॉस का कारण तो आपको पता है कि भाई बॉडी से यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो वेट लॉस तो होगा ही। ये पहला पॉइंट था ब्लरी विजन। तो ब्लरी विजन होने का कारण है जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। किसकी, ग्लूकोज की। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, जो लेंस है, लेंस की प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है। क्या, लेंस की प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है, इस कारण से ब्लरी विजन होता है। और दूसरा, ये जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे उस ब्लड सप्लाई को एब्रप्ट कर देता है। ब्लड की जो ब्लड सप्लाई है उसको स्लो कर देता है, किसके लिए, रेटिना के लिए, आई के लिए। इस कारण से ब्लरी विजन यानी कि धुंधला दिखाई देना। ब्लरी विजन का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना या साफ दिखाई नहीं देना। तो किस कंडीशन से, कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड सप्लाई को एब्रप्ट कर देता है रेटिना के लिए। दूसरा ये है लेंस जो है, लेंस के ऊपर क्या है, लेंस के प्रोटीन के साथ में बाइंड कर जाता है, तो वहाँ पे ये क्या उसको थोड़ा सा विस्कस कर देगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबनेस और टिंगलिंग इन योर हैंड और फीट। फीट के अंदर नंबनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, मतलब कि झंझनाहट महसूस होना, झंझनाहट महसूस होना पैर के अंदर, ये भी एक कारण है किसका, ग्लूकोज का, डायबिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है। और वो क्या है, फिर जहाँ हर एक ब्लड वेसल्स को जहाँ जाती है वो बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करना चाहिए, वहाँ तक अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। जैसे कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, हाथ और पैर की जो टिनी ब्लड वेसल्स है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। वहाँ की सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या हो जाता है, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्लो हीलिंग सोर और कट्स। अगर बॉडी में कहीं कट लग जाता है, कहीं घाव हो जाता है, तो वो भी डायबिटीज़ के मरीज़ में स्लो हील होता है, मतलब जल्दी हील नहीं होता, घाव जल्दी नहीं भरता है। उसका कारण यही है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उस पर्टिकुलर घाव तक ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो घाव जल्दी नहीं भरेगा, जल्दी से घाव हील नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रिक्वेंट स्किन वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। इन्फेक्शन होने का कारण यही है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई की कमी
फटीग, थकान महसूस होगी। थकान क्यों महसूस होगी? मसल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज सोर्स है एनर्जी का। अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा मसल्स को तो फटीग महसूस होगी। वेट लॉस होगा क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ा हुआ है ना। वेट लॉस होगा क्योंकि ग्लूकोज का जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म एब्रप्ट हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। ड्राउजीनेस महसूस होगा, चक्कर आएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में। एनर्जी तब होती जब ग्लूकोज का उपयोग होता है सेल टिश्यू के अंदर। ग्लूकोज तो सेल टिश्यू तक पहुंचा ही नहीं। ग्लूकोज कहाँ पर है? ब्लड के अंदर है। इसलिए क्या है, व्यक्ति को क्या महसूस होगी? ड्राउजीनेस, इन्फेक्शन होगा बार बार, हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो होगा, है ना। ये सारे सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिशनल डिटेल अबाउट सिम्टम्स पर टाइप ऑफ डायबिटीज़। मतलब प्रत्येक डायबिटीज़ में क्या क्या और सिम्टम देखने को मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ है टाइप 1 डायबिटीज़। सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ कैन डेवलप क्विकली ओवर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स। You may develop additional symptoms that are sign of a severe complication called diabetes related ketoacidosis। देखिए, टाइप 1 के अंदर ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बीटा सेल हैं, पैनक्रियाटिक सेल हैं, वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। अब बॉडी सेल को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो बॉडी क्या करती है, जो बॉडी के अंदर फैट स्टोर है उस फैट का ब्रेकडाउन करती है, और उस फैट के ब्रेकडाउन होने से मिलता है ग्लूकोज, एनर्जी। और साथ में ही फैट जब टूटता है तो उससे बनती है कीटोन बॉडीज़, और कीटोन बॉडीज़ के बनने से कंडीशन पैदा होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी इसमें जान भी जा सकती है। एंड रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, इसमें तुरंत ही आवश्यकता है मेडिकल ट्रीटमेंट की। डीके सिम्टम्स इंक्लूड, डीकेए के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, स्टमक पेन देखने को मिलेगा, फ्रूटी स्मेलिंग, यानी कि जैसी फलों की खुशबू आती है, फलों की, फ्रूट्स की जो खुशबू आती है वैसी स्मेल जो है व्यक्ति को स्मेल मिलेगी। मतलब कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट जब ब्रीद आउट करेगा यानी सांस छोड़ेगा तो उसकी सांस के अंदर फलों की खुशबू आएगी। कैसी खुशबू आएगी? फलों की खुशबू आएगी। एंड लेबर्ड ब्रीथिंग, यानी कि वो रह के सांस लेगा, सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हम बात करते हैं यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स ऑफ ऑल, और यू मे नॉट नोटिस देम सिंस दे डेवलप स्लोली। रूटीन ब्लड वर्क में शो ए हाई ब्लड शुगर लेवल बिफोर यू रिकॉग्नाइज सिम्टम। Another possible sign of prediabetes is darkened skin on certain parts of your body, acanthosis nigricans। यानी कि यहाँ बताया गया है कि टाइप 2 जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर सिम्टम्स देखने को इजीली जल्दी से नहीं मिलते। ये थोड़े बाद में, थोड़े एक बार अच्छे से डायबिटीज़ मेलाइटस का लेवल इंक्रीज होगा उसके बाद में जो है स्लोली अपीयर होते हैं। लेकिन इसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई आपको दिखाई देगा अगर डायग्नोसिस किया जाए तो। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर प्री डायबिटीज़ के साइन आपको देखने के मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है? डार्केंड स्किन, यानी कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूर बॉडी के कुछ पार्ट के ऊपर जो स्किन है वो क्या होगी? डार्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी स्किन कहीं कहीं पे। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकन्स। क्या कहते हैं? एक्यांथोसिस निग्रिकन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम देखो यहाँ, गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स वही हैं जो कि होते हैं
डायबिटीज़ मेलाइटस के यहाँ पे कुछ सिम्टम दिए हुए हैं, जैसे कि ये है इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास ज़्यादा लगना, स्लो हीलिंग, कट्स एंड सोर, घाव और कट जल्दी हील नहीं होते हैं, फटीग, थकान रहती है, ब्लरी विजन, धुंधला दिखाई देता है। यह है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब के लिए इच्छा होती है, बार बार यूरिन आउटपुट करने के लिए जो है कैंडिडेट जो पेशेंट है वो जाता है। और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बहुत ज़्यादा मात्रा में वज़न कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट, यानी बॉडी की जो डिमांड है उसके हिसाब से क्या हो रहा है, इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को काम करने के लिए। उससे क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या तो रुक जाएगा या फिर अच्छे से होगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल यानी हाइपरग्लाइसीमिया, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, पेशेंट फील फटीग। ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज जब सेल में जाकर स्टोर होता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, तो लेवल कम हो जाएगा और क्या होगा, एनर्जी का लेवल भी डाउन हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, वेट लॉस होगा ड्यू टू प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड आल्सो इंक्रीज एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, वेट लॉस होगा, भूख लगेगी, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, इस सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट डायबिटीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उनकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक्यूट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इंक्लूड, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। नंबर 1 है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट HHS। दिस कॉम्प्लिकेशन मेनली अफेक्ट पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। It happens when your body sugar level are very high, over 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी 600 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए तो ये कहलाएगा हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक डायबिटीज मेलाइटस। ये टाइप 2 के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। विच लीड टू सीवियर, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा एंड कन्फ्यूजन, और जो व्यक्ति है वो कन्फ्यूजन की स्टेट में चला जाएगा, कुछ भी सोच समझ नहीं पाएगा पेशेंट। इट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, इसमें बहुत ही जल्दी तुरंत ही किसकी ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज डायबिटिक रिलेटेड कीटोएसिडोसिस DKA। दिस कॉम्प्लिकेशन मेनली अफेक्ट पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को अफेक्ट करती है ये प्रॉब्लम। अनडायग्नोज्ड डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज़, इट हैपन्स व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव एनफ इंसुलिन। ये कब होती है, जब आपकी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करती है। इफ़ योर बॉडी डज नॉट हैव इंसुलिन इट कांट यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं करती है तो ये क्या है, ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में काम में नहीं ले पाती। सो इट ब्रेक्स डाउन फैट इंस्टेड, तब क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन होता है। दिस प्रोसेस इवेंचुअली रिलीज सब्सटेंस, इस प्रोसेस में क्या कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिन्हें कीटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम कीटोन्स कहते हैं। विच टर्न योर ब्लड एसिडिक, जो कि क्या करते हैं, ब्लड के pH को इंक्रीज कर देते हैं। दिस कॉज लेबर्ड ब्रीथिंग, क्या होगा, व्यक्ति लेबर्ड ब्रीथिंग शो करता है। क्या करता है, लेबर्ड ब्रीथिंग शो करता है, यानी कि पेशेंट जल्दी जल्दी ब्रीथ लेना शुरू कर देता है, सांस लेना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, जल्दी जल्दी ब्रीथ करना शुरू कर देता है, सांस लेना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज दिस यूजुअली रिलीज सब्सटेंस कॉल्ड कीटोन्स ब्लड एसिड। दिस कॉज लेबर्ड ब्रीथिंग, वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। वोमिटिंग होगा और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाएगा। DKA रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज सीवियर लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हम देख लेते हैं।
हाइपोग्लाइसीमिया हैपन्स व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप बिलो द रेंज दैट हेल्थ फॉर यू। यानी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 mg/dl से डाउन चला जाए। कितना? 40 mg/dl से डाउन जब चला जाता है उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कहते हैं जब इसका लेवल जो है कितने से चला जाए, इसका लेवल कम हो जाए 40 mg/dl से। 40 mg/dl से जब लेवल कम हो जाए तब होती है कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हैपन्स व्हेन योर ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स बिलो द रेंज दैट हेल्थ फॉर यू। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी लो blood sugar. It may affect people with diabetes who use insulin. Signs include double vision या blur vision, clumsiness, disorientation, seizure. It requires treatment with emergency glucagon और medical intervention. देखिए हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन कब अराइज होती है। पहली बात तो ये कि हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं। 40 mg से कम जो है इसका लेवल हो जाए ग्लूकोज का, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका होने का कारण है इंसुलिन मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन ड्रग ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई था वो शट डाउन होता, अचानक से नीचे डाउन जाता है। किसकी वजह से? हाई डोज ऑफ इंसुलिन का हाई डोज लेने की वजह से जो शुगर है वो लेवल डाउन चला जाता है ना। और अगर डाउन जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्लरी विजन, डबल विजन या ब्लरी विजन दिखाई देगा, क्लम्सीनेस दिखाई देगी यानी हाथ पैर अकड़ जाएंगे, डिसोरिएंटेशन, व्यक्ति जो है एकदम डिसोरिएंटेड हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसको क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, सीजर्स, उसको दौरे भी पड़ सकते हैं। अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना है हाइपोग्लाइसीमिया का तो हमारे पास में ग्लूकागोन मेडिसिन होनी चाहिए, ठीक है। और अदर मेडिकल इंटरवेंशन में हम कर सकते हैं जूस पिला सकते हैं, पेशेंट को जूस पिला सकते हैं, कुछ मीठा खिला सकते हैं या फिर डेक्सट्रोज भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट रिमेन हाई फॉर टू लॉन्ग कैन डैमेज योर बॉडी टिश्यू और ऑर्गन। यानी कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लंबे टाइम तक हाई रहता है तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। दिस इज़ मेनली ड्यू टू डैमेज टू योर ब्लड वेसल्स एंड नर्व। क्या करेगा डैमेज? ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, नर्व को डैमेज करेगा, वे सपोर्ट योर बॉडी टिश्यू, जो आपकी बॉडी के लिए सपोर्ट सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। क्या? नर्व और ब्लड वेसल्स, बिल्कुल सही बात है। कार्डियोवास्कुलर जैसे हार्ट ब्लड वेसल्स इश्यू आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन। देखिए डायबिटीज़ की वजह से शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से क्या है, ब्लड वेसल्स अगर डैमेज होगी तो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन सकता है और थ्रोम्बोसिस बनेगा तो वो आगे जा कर के किसी ब्लड वेसल्स में ऑक्लूजन करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, किसी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में या कोरोनरी आर्टरी में, और वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या है एमआई की कंडीशन हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक या अदर कोई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन के अंदर किसी ब्लड वेसल्स में कोई थ्रोम्बस जा कर के फंस जाए और उस थ्रोम्बस के इकट्ठा होने से वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, बंद हो जाए, तो वहाँ का जो सेल और टिश्यू है वो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी। और एक बार नेक्रोसिस हो गया तो ब्रेन का जो टिश्यू है वो जो सेल है वो ख़राब हो जाएगी। इसी को हम स्ट्रोक कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ द फैट और लिपिड्स विद इन दी ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल्स है, इसकी यहाँ पर ये लिपिड और फैट का जमा होना,
यही कहलाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ गए, इसे कहेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आगे देखते हैं अदर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन। और डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। नंबर 1 नर्व डैमेज होगा जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। कैन कॉज नंबनेस, टिंगलिंग और पेन, जिसकी वजह से क्या होगा, नंबनेस, टिंगलिंग और पेन होगा। नेफ्रोपैथी होगा विच लीड टू किडनी फेलियर और द नीड फॉर डायलिसिस, किडनी फेलियर होगा तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। रेटिनोपैथी विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, रेटिनोपैथी होगी तो ब्लाइंडनेस भी होगी। डायबिटीज़ रिलेटेड फूड कंडीशन, डायबिटीज़ रिलेटेड फूड कंडीशन वही नमने, झंझनाहट, वुंड का नहीं होना वगैरह वगैरह। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, एम्पुटेशन की कंडीशन हो सकती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन ड्यू टू नर्व एंड ब्लड वेसल्स डैमेज सच एज एरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वैजाइनल ड्राइनेस। सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है किसकी वजह से, नर्व और ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से, जिसमें 2 प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा मेल के अंदर और वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलेगी फीमेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज गैस्ट्रोपैरेसिस एंड हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रो का मीन्स होता है स्टमक, और पैरेसिस का मतलब होता है पैरालाइसिस, यानी कि सीधा सा मतलब है स्टमक का पैरालाइसिस होना। क्या होना, स्टमक का पैरालाइसिस होना क्या कहलाता है, गैस्ट्रोपैरेसिस कहलाता है। इसका कारण क्या है, कारण है इसका ड्यू टू नर्व एंड ब्लड वेसल डैमेज। स्टमक की जो ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं वो, और नर्व सप्लाई करने वाली जो नर्व हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तब हमें गैस्ट्रोपैरेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं हियरिंग लॉस हो सकता है, वही कारण है ब्लड वेसल्स और नर्व डैमेज। ओरल हेल्थ इश्यू सच एज गम्स, पेरिडोंटल डिजीज़ हो सकती है। लिविंग विद डायबिटीज़ कैन आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, यानी डायबिटीज़ की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद में है पीपल विद डायबिटीज़ आर 2 to 3 times more likely to have depression than people without diabetes। एंड डायबिटीज़ वाले लोगों में एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस यानी कि जांच, क्या जांच करेंगे हम। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोसिस डायबिटीज़ बाई चेकिंग बाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में जांचा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स, यहाँ पर 2 टेस्ट दिए हुए हैं उन्होंने। कितने, 2 टेस्ट। कौन कौन से हैं, नंबर 1 देखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। कौन सा टेस्ट, 2 टेस्ट है मेनली यहाँ पर। एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, कीप द पेशेंट ओवर नाइट फास्टिंग 10 से 12 घंटे। पेशेंट को पूरी रात क्या रखा जाता है, फास्टिंग में रखा जाता है, यानी कि उसको जो है भूखा रखा जाता है 10 से 12 घंटे। अवॉइड अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग, एक्सरसाइज 8 आवर बिफोर टेस्ट करने से पहले अल्कोहल, कॉफ़ी, स्मोकिंग और एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है। ड्रॉ फास्टिंग ब्लड सैंपल देन गिव 100 ग्राम ग्लूकोज टू ड्रिंक। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए सबसे पहले फास्टिंग ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद में 100 ग्राम ग्लूकोज का ड्रिंक उसको पिलाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद में ब्लड एंड यूरिन सैंपल आर टेकन एट 30 मिनट इंटरवल। क्या करेंगे, 30 मिनट इंटरवल में क्या लेंगे हम, सैंपल लेंगे 2। 30 मिनट इंटरवल में मिनिमम 2 आवर, यानी कि ग्लूकोज पिलाने के बाद हम क्या करेंगे, 30 मिनट के अंतराल में 2 सैंपल लेंगे। क्या लेंगे, 2 सैंपल लेंगे। एक को लेंगे हम ब्लड का सैंपल और एक लेंगे हम यूरिन का सैंपल 30 मिनट के अंतराल में।
उसके बाद में रिजल्ट आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ एंड सी द टाइम टू रिटर्न नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो रिजल्ट आया है उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे एंड सी द टाइम टू रिटर्न नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, और व्यक्ति का जो नॉर्मल लेवल है वो टाइम में हम उसमें नोट करेंगे। यानी कि जो हाई ब्लड शुगर लेवल गया था वो नोट करेंगे, और फिर जब व्यक्ति का नॉर्मल आएगा वो हम उसमें नोट करेंगे। ठीक है। इन नॉन डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 2 hours विद पीक ऑफ 120 to 160। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो उसका जो ब्लड का लेवल है, ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 2 घंटे में नॉर्मल आ जाएगा, जो कि ग्लूकोज पीने के बाद में 160 या उससे ज़्यादा चला गया था, वो उसका नॉर्मल जो कंडीशन है जो पहले था उसमें रेंज में उसको वापस आ जाएगा। लेकिन मोर देन 200 mg पर DL ऑफ ब्लड शुगर आफ्टर 2 hours ऑफ इंजेक्शन कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। लेकिन 2 घंटे के बाद, यानी ग्लूकोज का जो ड्रिंक उसने पिया था उसके 2 घंटे के बाद में ब्लड शुगर लेवल 200 mg पर DL है, तो उसको हम कंफर्म कर देते हैं कि इसको क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस है। समझ में आई बात? यानी कि इसमें वेरी सिंपल है, पेशेंट को पूरी रात भूखा रखेंगे, 12 घंटे के बाद में उसका सैंपल लेंगे, फास्टिंग सैंपल लेंगे, चेक करेंगे लेवल क्या है, उसके बाद उसको 100 ml क्या करेंगे अपन, ग्लूकोज का घोल पिलाएंगे। ग्लूकोज का घोल पिला दिया। अगर व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो 2 घंटे के अंदर उसका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल आ जाएगा। कितना, 120 से 160 के बीच में। ठीक है, 2 घंटे के अंदर नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर 2 घंटे के बाद भी 200 mg पर DL से ज़्यादा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस मरीज़ को क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस है। क्या है, डायबिटीज मेलिटस है। इसको कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके। नेक्स्ट है HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। दिस टेस्ट आल्सो कॉल्ड HbA1c और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट प्रोवाइड योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द पास्ट 3 months। यानी कि ये जो HbA1c टेस्ट है ये जो पास्ट का 3 महीने का जो लेवल था एवरेज उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, पुराने 3 महीने के लेवल को ये जो है इंडिकेट करता है, दर्शाता है। ओके। तो इसमें दे रखा है कि नॉर्मल रेंज होती है HbA1c की 4 से 6%। द गोल फॉर डायबिटीज मेलिटस क्लाइंट में शुड बी 7 और लोअर। ठीक है, यानी कि गोल क्या है, डायबिटीज़ के पेशेंट में जो इसका लेवल है 7% से कम हो, ये इसका हमारा गोल होता है डायबिटीज़ पेशेंट में। बाकी अगर हम इसकी नॉर्मल बात करें, नॉर्मल रेंज 4 से 6% होती है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की। ओके, यानी ये इंडिकेट करता है हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूकोज का लेवल। इसको HbA1c टेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, तो जिसमें पहला है डाइटरी मैनेजमेंट। देखिए, इसमें मैनेजमेंट के लिए यही है कि एक तो डाइट पे ध्यान दिया जाता है, दूसरा एक्सरसाइज पे ध्यान दिया जाता है, और तीसरा है उसको ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। ये 2-3 चीज़ें जिन पर ध्यान दिया जाता है मेनली। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइट मैनेजमेंट या डाइटरी मैनेजमेंट। एडवाइस टू टेक लो शुगर एंड फैट डाइट इन स्मॉल अमाउंट। यानी मरीज़ को हम सलाह देते हैं कि फ़ैट कम मात्रा में लेना है और शुगर लेवल तो बहुत कम मात्रा में या लेना ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन। कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% कैलोरी देता है, प्रोटीन 15 से 20% देता है, फैट 20 से 30% देता है। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड नॉन एज सिंपल शुगर।
Complex carbohydrate is a molecule made of several linked saccharide, example polysaccharide. Okay, diet should be contain soluble and insoluble fibers. तो यही है, पेशेंट को लो डाइट लेने के लिए बोलेंगे कि भाई डाइट कम लेनी है शुगर और फैट में। उसके बाद में है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए सलाह दी जाती है कि एक्सरसाइज लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्लड के ग्लूकोज का लेवल कम होता है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। एक्सरसाइज करने से हार्ट की स्थिति, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सर्कुलेशन की स्थिति भी अच्छी होती है, बहुत प्रॉफिट होता है इसमें। एंड मसल टोन और मसल की एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज डिक्रीज वेट। एक्सरसाइज करने से वेट डिक्रीज होगा, यानी कि ओबेसिटी जो इसका कारण है, तो वेट को भी डिक्रीज किया जा सकता है एक्सरसाइज करने से। डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो हमारी सेल है वो अगर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हैं तो उस रेजिस्टेंस को भी एक्सरसाइज के द्वारा कम किया जा सकता है। ग्लूकोज एंड इंटॉलरेंस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ग्लूकोज के प्रति भी अगर रेजिस्टेंट हैं, टॉलरेंस डेवलप होती है, ग्लूकोज के लिए भी टॉलरेंस डेवलप होती है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से तो। पॉइंट नंबर थर्ड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ऐसे एजेंट जिनको ओरली लेंगे तो वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन पेशेंट विद नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए जाते हैं या फिर ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं। नेक्स्ट इज दीज एजेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल। ये एजेंट यानी जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन रिसेप्टर के इंक्रीज कर देती है सेल में। सेल के अंदर जो इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर हैं उनकी संख्या को बढ़ा देती है, इन्हेंस कर देती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपिराइड, ग्लिपिजाइड, पियोग्लिटाजोन और क्लोरप्रोपामाइड। ये वो दवाइयाँ हैं जिनको हम मुंह के द्वारा ले सकते हैं। कौन कौन सी हैं, मेनली है मेटफॉर्मिन, सबसे मोस्ट कॉमन दवाई है मेटफॉर्मिन, सबसे ज़्यादा ले ली जाती दवाई है ये मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपिराइड, ग्लिपिजाइड, पियोग्लिटाजोन और क्लोरप्रोपामाइड। दोबारा से बोलता हूँ मैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपिराइड, ग्लिपिजाइड, पियोग्लिटाजोन और क्लोरप्रोपामाइड। ये वो दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट इज इंसुलिन थेरेपी। क्या ली जाती है, इंसुलिन थेरेपी ली जाती है। तो इंसुलिन थेरेपी के लिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे इंसुलिन थेरेपी की बात करें तो हम टाइप ऑफ इंसुलिन के टाइप की बात करते हैं। मेनली इंसुलिन जो दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में वो 4 टाइप से दिया जाता है, जिसे हम पेरेंटली देते हैं। पहला है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और चौथा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। फर्स्ट वन देखते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल लिस्प्रो इंसुलिन। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसका एग्जाम्पल है लिस्प्रो इंसुलिन। जो क्या होता है, एक सिंथेटिक इंसुलिन होता है और जिसको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में यूज़ में लिया जाता है। यानी मरीज़ को खाना खाना उससे पहले लगाओ और खाना खाने के बाद में दे दो। ये होता है कौन सा, ये होता है आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो कि एक्शन इसका स्टार्ट होता है 3 से 5 घंटे के अंदर, पीक पे चला जाता है 3 से 5 घंटे के अंदर। यानी बहुत ही फास्ट काम करता है ये। 3 घंटे में तो इसका एक्शन हो जाएगा, 5 घंटे बाद में ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी काम करता है ये। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन, जो कि 5 से 7 घंटे में कवर कर लेता है। यानी 5 घंटे में तो ये पूरा अपना असर दिखा कर 7 आवर्स में रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है। तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल NPH। NPH की फुल फॉर्म है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगाडोन, यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि कम से कम 24 घंटे तक इसका असर होता है। नंबर 4 है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसका एग्जाम्पल है अल्ट्रा लेंटे इंसुलिन या इंसुलिन ग्लार्जिन, जिसका असर होता है 36 घंटे तक। जिसका असर कहाँ तक होता है, 36 घंटे तक।
समझ में आई बात? यानी कि जो बहुत जल्दी काम करता है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, जो काम करता है 3 से 5 घंटे तक। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो काम करता है 5 से 7 घंटे तक। फिर है इंटरमीडिएट इंसुलिन जो काम करता है 24 घंटे तक। और फिर उसके लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि 36 घंटे तक असर रहता है जिसका बॉडी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है यूज 27 to 29 गॉज निडल फॉर इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन का जब इंजेक्शन लगाना है तो उसके लिए 27 से 29 गॉज की क्या है निडल काम में ली जाती है। रेगुलर इंसुलिन कैन मिक्स विद एनी टाइप ऑफ इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन है उसको किसी भी तरीके के इंसुलिन के साथ में मिक्स किया जा सकता है। एंड और कैन बी एडमिनिस्टर IV आल्सो, IV एडमिनिस्टर किया जा सकता है। सो कैन बी यूज इनटू इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में इमरजेंसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। व्हेन मिक्सिंग इंसुलिन, जब आपको इंसुलिन मिक्स करना है, ड्रॉ ऑफ द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट देन वायल। ओके, जब भी आपको इंसुलिन मिक्स करना हो किसी दूसरे के साथ में तो पहले आपको रेगुलर इंसुलिन लेना है, उसके बाद में दूसरा। अगला पॉइंट कहता है मॉनिटर फॉर कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 240 mg पर डे इन 2 consecutive टेस्टिंग। यानी कि जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल 240 से ज़्यादा हो, 240 mg पर डे से ज़्यादा हो, तो आपको यूरिन के अंदर टेस्ट करना है कीटोन बॉडीज़ को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कीटोन्यूरिया अकर ओनली इनटू टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस। कीटोन्यूरिया यानी यूरिन के साथ में कीटोन बॉडीज़ का बॉडी से पास आउट होना कीटोन्यूरिया कहलाता है। ये केवल और केवल टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में देखने को मिलता है। टीच द डायबिटिक पेशेंट टू रिकॉग्नाइज। पेशेंट को हमें टीच करना है कि वो अपनी बॉडी में कैसे इन चीज़ों का पता करें। सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड शुगर, जो सिम्टम हैं लो ब्लड शुगर के, जैसे कि कन्फ्यूजन, स्वेट और पल्पिटेशन। यानी पेशेंट को हमें बताना है कि अगर आप इंसुलिन एजेंट ले रहे हो, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे हो, इंसुलिन थेरेपी ले रहे हो और उस कंडीशन में आपने मेडिसिन दवा ले ली ज़्यादा हो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को असेस करने के लिए कुछ सिम्टम हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन होना, पसीना आना, पाल्पिटेशन हार्ट रेट का बढ़ जाना, पाल्पिटेशन मतलब हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, स्वेट मतलब पसीना आना, कन्फ्यूजन होना, ये सारी चीज़ें, एज वेल एज डोज ऑफ हाई ब्लड शुगर लेवल। और उसको बताना है अगर हाई ब्लड शुगर है तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। अगर इन दोनों में से हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो तुम्हें हेल्थ केयर को अपने को उसको बताना है कि भाई हमारे जो है ये परेशानी है। ओके, ये हमें यानी नर्स को पेशेंट को समझाना है हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा और एंटर ब्रेस्ट मिल्क। यानी इंसुलिन जो है प्लासेंटा में और ब्रेस्ट मिल्क में एंटर नहीं करती है। मेन साइट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन हमें कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे एडमिनिस्टर करना चाहिए वो बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 है एब्डोमेन अराउंड द अम्बलाइकस। अम्बलाइकस, ये अम्बलाइकस है, इसके चारों तरफ आप लगा सकते हो इंसुलिन का इंजेक्शन। बिकॉज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, इसलिए आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। कहाँ पे? यहाँ अम्बलाइकस के चारों ओर, इस एरिया में आप इंसुलिन इंजेक्शन मोस्ट कॉमनली लगाया जाता है। और इसको भी लगाने का तरीका है अल्टरनेटिवली लगाया जाता है, जैसे कि पहले यहाँ लगाएंगे, फिर दोबारा इंजेक्शन लगाना तो फिर यहाँ लगाएंगे, तीसरी बार इंजेक्शन लगाना तो यहाँ लगाएंगे, चौथी बार लगाना तो यहाँ लगाएंगे, फिर पांचवी बार लगाना तो यहाँ लगाएंगे, ऐसे। यानी कि ये क्या है, अम्बलाइकस के चारों तरफ इंजेक्शन लगाने का एक तरीका है। जैसे कि ये मानो, ये मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, ये गोला, सपोज करो ये अम्बलाइकस है, ये आपकी नाभि है, पेशेंट की नाभि है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पार्ट करेंगे इसके एरिया के। जैसे कि हमने आज इंजेक्शन यहाँ लगाया है, अब हमें शाम को
इंजेक्शन लगाना है इंसुलिन का या रात में लगाना है तो फिर हम यहाँ लगाएंगे, फिर सुबह हमें इंजेक्शन लगाना है तो हम यहाँ लगाएंगे, और हमें फिर शाम को लगाना है तो हम फिर यहाँ लगाएंगे। ये रूटीन फॉलो किया जाता है, पहले यहाँ, फिर 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 यहाँ। इससे क्या है, स्किन डैमेज नहीं होती है, लिपोएडिमा नहीं होता है, एक्यूमुलेशन नहीं होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो अम्बलाइकस के चारों तरफ इंजेक्शन लगाने का ये तरीका है। ओके, एक ही जगह पर कभी भी इंजेक्शन अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म, एंटीरियर सरफेस ऑफ थाइज एंड हिप। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म यानी कि ये हैंड, ये हाथों का पीछे वाला हिस्सा, ये यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ थाइज, थाइज का ही एंटीरियर हिस्सा ये वाला, ये हिस्सा, यहाँ पे आप इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हो, यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हो। एंड हिप, हिप यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, ये साइट है, पहली साइट है अम्बलाइकस के चारों तरफ। कहाँ पे? अम्बलाइकस के चारों तरफ, यहाँ पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो। यहाँ पोस्टीरियर आर्म के पीछे की तरफ, यहाँ लगा सकते हो, बटक्स के पीछे लगा सकते हो, और थाइस का जो ये साइड वाला एंटीरियर पोर्शन है यहाँ लगा सकते हो। ये साइट है आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाने वाले। ओके, नेक्स्ट इज आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी। जब आप इंसुलिन दे रहे हो किसी पेशेंट को तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी इज हाइपोग्लाइसीमिया। जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन की मात्रा अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा दे दी जाए तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको उठा करके सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? सेल में। समझ गए? इसलिए इंसुलिन की मात्रा अगर कम है, इंसुलिन की मात्रा कम है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, सेल में नहीं आएगी। और अगर इंसुलिन आपने ज़्यादा दे दिया, इंसुलिन आपने ज़्यादा दे दिया तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी और सेल में बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 40 mg/dl से कम होना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन की हाइपोग्लाइसीमिया होती है। अदर कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे कि लोकल एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, टेंडरनेस होगी, इंड्यूरेशन 2 से 4 सेंटीमीटर का व्हील बन जाएगा, जहाँ पे आप अगर आप एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगाते हो तो वहाँ पे क्या है, चकटा बन जाता है, ऐसे व्हील बन जाता है बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाने की वजह से। ठीक है ना, appear in the site of injection 1 to 2 hours after injection administered occur at the beginning stage of therapy। उसके बाद में सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन आर वेयर कैन ट्रीटेड विद गिविंग स्मॉल डोज ऑफ इंसुलिन ग्रेजुअली इंक्रीज। यानी कि आप इंसुलिन दे रहे हो कंटिन्यूसली तो उसकी वजह से एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है। उसके बाद में इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी, इंसुलिन लिपोडिस्ट्रोफी लोकल रिएक्शन कॉज आइदर लिपोट्रोफी और लिपो हाइपरट्रोफी हाइप्रोफैटी मसाज साइट ऑफ इंजेक्शन की साइट, एक ही साइट पर बार बार इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, वहाँ की जो लिपिड लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ओके, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। पेन होगा, पेन एट दी साइट ऑफ डिलीवरी इंजेक्शन लगाएंगे तो पेन होगा, हो सकता है फैटी लम्प हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यही सब चीज़ें हैं। ट्रिमर आ सकते हैं। नोट, पेशेंट शुड ऑलवेज बी एडवाइज टू कैरी ग्लूकोज और स्वेट टू यूज व्हेन फीड हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब कि अगर कोई पेशेंट इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है या हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेता है तो हमें उसको सलाह देनी है कि अपने पास में कुछ ना कुछ मीठा या ग्लूकोज रखो, ताकि अगर अचानक से ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाए तो आप जो है वो स्वीट खा करके या जो मीठी चीज़ें वो खा करके आप जो है अपने आप को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से बचा सको। ओके, बस यही सब था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके,
बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।